अब सीधे चलता हूं, हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे न्यूज़ डायरेक्टर दिलीप कुमार सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ अरविंद मोहन जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। दोनों से हम बात करेंगे नित्य नवीन का भाषण कैसा लगा सर आपको? पहला भाषण था, हालांकि भाषण उन्होंने एक्सटेम्पोर नहीं दिया, उन्होंने भाषण को पढ़ा है, लेकिन क्या डायरेक्शन दिखाई देती है इस भाषण के अंदर? कई चीज़ें वाकई नवीन के रूप में जो उनका पहला भाषण हमने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का सुना, तो एक तो जो दो तीन महत्वपूर्ण के विचार के प्रति कोई बदलाव, विचार जो है कमिटमेंट जो है वो विचार है और वो उसी को फॉलो करेंगे, वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है। और हिंदुत्व की बात भी कर दी उन्होंने। हाँ, दूसरी बात जो उन्होंने कही, विकसित भारत न राष्ट्र जो है मिशन 47 जो प्राइम मिनिस्टर ने रखा है कि विकसित भारत बनना चाहिए, उसके लिए हम सब लोग काम करेंगे। तीसरी बात, कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता, कल जो उन्होंने टावर की बात कही, अगर आप वॉच टावर, अगर आप काम कर रहे हैं तो नेतृत्व आपको देखेगा और आप आगे बढ़ेंगे। और चौथी जो महत्वपूर्ण बात मुझे लगी कि जिस चीज़ को प्रधानमंत्री ने उनके लिए कहा कि मिलेनियल है वो, यानी युवा है और एक कनेक्ट वो युवा को करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री 75 साल के ज़्यादा हैं, बहुत सारे जो और अन्य नेता हैं वो भी उम्र के 60-70 के उस पे हैं, तो एक कनेक्टिविटी बिल्ड करने के लिए अगर देखा जाए इनको। दूसरा, कनेक्टिविटी के साथ साथ जो फंडामेंटल है वो चेंज नहीं होना है। वो प्रधानमंत्री जी ने भी साफ कर दिया कि भाई अध्यक्ष बदलते हैं, आदर्श नहीं बदलते, हमारे आदर्श वही रहेंगे, बुनियादी मूल्य हमारी वही रहनी है, हिंदुत्व जो है हमारा रहेगा और हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, उसके लिए जो भी हमें काम करना चाहिए वो करेंगे। तो वो उन्होंने एक अंडरलाइन कर दिया कि बीजेपी में आप बीजेपी का जो फंडामेंटल है उसमें कोई परिवर्तन होने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है और वो उन्हीं आदर्शों को, उन्हीं विचारों को, उन्हीं नारों को, उन्हीं नेतृत्व अभी जो नेतृत्व उनका प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं और वो जो आगे बढ़ा रहे हैं उसके साथ हमें खड़ा होकर आगे बढ़ाना है। विकसित भारत के ड्रीम को हमें रियलाइज़ करना है, उस सपने को हमें साकार करना है। तो मुझे लगता है फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट और पार्टी के बीच में जो सामंजस्य स्थापित रखने की जो पूरी व्यवस्था या कवायद थी वो यहाँ पे पूरी होते हुए आप देख सकते हैं कि वहाँ लगता है कि एक सामंजस्य, किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्लिक्ट या कोई इस तरह की बात नहीं आई जहाँ से दिखाई कि दो अलग अलग समानांतर चीज़ें होंगी। मुझे लगता है एक लाइन में चलने की जो बात रही है पिछले कई सालों से बीजेपी में, वो चीज़ें आगे बढ़ते हुए कंटिन्यूटी का नारा, कंटिन्यूटी है एक। तो ये तो आप ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन चूंकि यही चुनौती भी होगी, चुनौतियां भी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि आपको इतने सारे प्रधानमंत्री तो हैं ही, साथ कई सारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके अपने क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र हैं, उन प्रभाव क्षेत्र में एक नवीन जी का एंट्री होगा, तो वहाँ किस तरह से चीज़ें, हालांकि बीजेपी एक डिसिप्लिन पार्टी रही है, विचारों के प्रति समर्पित पार्टी रही है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट की संभावनाएं तो नहीं है, लेकिन हाँ, नितिन नवीन जी के लिए चुनौती तो हमेशा रहेगा ही रहेगा कि आप उनके साथ किस तरह से आगे बढ़ते हैं, किस तरह से सामंजस्य स्थापित करते हैं। और देश की इतनी बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, अब यहाँ पे, और इतनी डाइवर्सिटी, दीपक जी, भारत में ही जो डाइवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्ट एक अलग स्टेट ऑफ अफेयर है, वहाँ पे साउथ अलग है, वेस्टर्न अलग है, ईस्टर्न अलग है, नॉर्दर्न अलग है। तो ये जो तमाम विविधताएं हैं, उस विविधताओं के बीच नवीन नितिन जी का जो अनुभव है उसको कितना, और उनमें जो जोश, ऊर्जा, जो भी चीज़ें हैं उससे वो कैसे लेकिन निपटेंगे। लेकिन मुझे जो एक महत्वपूर्ण चीज़ लगता है कि प्रधानमंत्री और पूरी पार्टी, और यहाँ तक कि जो संघ के जो आपके ही इंटरव्यू में राम माधव जी ने कहा था, तो मुझे वो याद है, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी जो बीजेपी के लिए कहीं से भी अनकंफर्टेबल पोजीशन बनाने में कोई कारगर या कोई एक उसमें कोई समस्या आने वाली मुझे नहीं दिख रही है इस वक्त। कम से कम जो बहुत सारे लोग, कई तरह के इस पे बातचीत है कि भाई उनका अनुभव, उनकी उम्र, उनका जो राजनीतिक जितने विश्लेषक हैं अलग अलग से करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कंटिन्यूटी की बात है। पार्टी और सरकार जहाँ भी है, बहुत सारे राज्यों में है, मुझे लगता है कन्फ्लिक्ट जो है उसको कम कर दिया गया। यहाँ से कन्फ्लिक्ट जोन जो है, नए कन्फ्लिक्ट जोन उभरते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, खास करके नवीन नितिन जी के कारण, जो मुझे
नितिन नवीन एक नए डायरेक्शन में पार्टी को ले जाएंगे या ले जाना चाहेंगे, और साथ ही साथ उनके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य को बनाए रखना और पार्टी में जो कंटिन्यूटी बनी हुई है उस कंटिन्यूटी को चलाए रखना। सीधे चलते हैं अरविंद मोहन जी के पास। अरविंद मोहन जी, इस कंटिन्यूटी को बनाए रखने के टोन या जो टोन आज नितिन नवीन ने सेट की, क्या वो टोन उनके भाषण में दिखाई दी कि इस कंटिन्यूटी को वो लगातार बनाए रखेंगे? निश्चित रूप से काफी अच्छा बोले। मुझे तो ऐसे बोलने की उम्मीद नहीं थी। काफी बातें बोली। एक तो निरंतरता दिखाई दे रही है, जो हम लोग पहले भी बोलते रहे हैं कि वो बदलाव के प्रतीक हैं, लेकिन पार्टी एक कंटिन्यूटी में चलनी है, इसलिए भी उनका चुनाव हुआ है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात पॉलिटिक्स को लेके, नौजवानों को लेके जो उन्होंने बोली, मुझे लगता है कि वो बताता है कि वो मैच्योरिटी पर्याप्त है उनमें, कि पॉलिटिक्स कितना गंभीर काम है और नौजवानों के आए बगैर वो काम होगा नहीं। तो वो काम हमको करना है और उस काम के लिए बाकी लोगों का आह्वान किया। बाकी जो कंटिन्यूटी वाली बात हम बार बार कह रहे हैं कि वो सरकार और पार्टी और उससे भी ज्यादा विपक्ष पे वार, जो कामकाज वाला मूल्यांकन अपनी जगह है, लेकिन आप नोटिस करिए कि प्रधानमंत्री ने भी अर्बन नक्सल समेत सारे विपक्ष को अपने लपेटे में लिया और नितिन नवीन ने भी विपक्ष पे वार करने में कोई कंजूसी नहीं की। तो मुझे लगता है कि डायरेक्शन पार्टी का और उनके लीडरशिप में कोई ज्यादा बदलने वाला नहीं है। और जो उनके बोलने का लहजा था, जिस लहजे में वो बोल रहे थे, और एक तो लिख के बोला, मेरे ख्याल से वो अच्छा किया, क्योंकि इतने बड़े ओकेजन पे एकदम नए आदमी के लिए बोलना बहुत सहज नहीं होता है, तो वो तैयारी से बोलते रहे। और दूसरा ये कि जिस भाव भंगिमा से बोले, उसमें ये एहसास दोनों था कि एक तो हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और दूसरा ये है कि मैं पूरी लगन से, पूरे मेहनत से वो काम करने की कोशिश करूंगा। तो औपचारिक तौर पर नितिन नवीन अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। के लक्ष्मण ने उनके नाम की विधिवत घोषणा की। उसके बाद उन्होंने न केवल अपना कार्यभार शुरू किया, अभी तक वो कार्यभार चौथे फ्लोर पर शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो उनको उनकी गद्दी पर पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा का संबोधन हुआ, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ, उसके बाद नितिन नवीन का संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने पार्टी की एक नई आउटलाइन तय की। ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, ये मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के बिहार से दिखाई दे रही होगी। बिहार से ही नितिन नवीन आते हैं। बांकीपुर उनका विधानसभा का क्षेत्र है। बांकीपुर से वो 5 बार के एमएलए हैं, 2006 से लगातार एमएलए बन रहे हैं। अच्छा, ये पटना नहीं, ये रायपुर की तस्वीरें हैं। नए अध्यक्ष बनने के बाद झूमते गाते कार्यकर्ता और एक उत्सव सा मनाते हुए, और ऐसी तस्वीर आपको भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग मुख्यालयों से दिखाई देगी। ये तस्वीर रायपुर की है, जहां ढोल और मंजीरे की थाप पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जो कोर इश्यूज़ है विनोद जी, उनको एड्रेस किया उन्होंने। न केवल दीपम कार्यक्रम की बात की जो तमिलनाडु में होने वाला है, और तमिलनाडु में सबसे पहला चुनाव भी है जिससे उनको 2-4 होना है। इसके अलावा उन्होंने वंदे मातरम की भी बात की। तो जो मेन आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उन्होंने न केवल उनको संभाल के रखा है, बल्कि उसका उल्लेख भी किया है। ये क्या दिखाता है, ये क्या जताता है? देखिए दीपक जी, मुझे लगता है कि पूरे मामले में 2-3 चीज महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे पहली बात जो आप अंडरलाइन कर रहे हैं, आइडियोलॉजी। पार्टी को आइडियोलॉजी के साथ लेके आगे जाना है। एक बात, सरकार का जो डेवलपमेंट है उसको लोगों को बताना है। और तीसरा, जो नई पीढ़ी है, तीसरे जिस जनरेशन से वो आते हैं, उस जनरेशन की एक टीम तैयार करनी है। तो मुझे मोटे तौर पर ये 3 चीज उनकी जिम्मेदारी के तौर पर नजर आती है, जो उनकी बातों में लगा। और बहुत सारी, वो माँ तेरा वैभव अमर रहे, मतलब आइडियोलॉजी में जो अपनी बात कर रहे थे, तो वो जो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर के बीजेपी संघ चलती है, वो भी उन्होंने अंडरलाइन किया। तो ये सारी चीजें, और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है जो उनको दिया गया है, जो सौंपा गया है, उसमें जो मुझे समझ में आता है वो ये कि उनको ईस्ट से लेके आया गया है। तो ईस्ट का बड़ा क्षेत्र जो जहां से कभी अभी तक कोई प्रेसिडेंट नहीं हुआ था, वो एक जिम्मेदारी है, और नॉर्थ ईस्ट संभालना है, उसमें पश्चिम बंगाल भी है, और साउथ।
तो ये जब दीपोत्थान की बात कर रहे हैं तो वो साउथ है, उसके बाद फिर वो नॉर्थ ईस्ट भी रहेगा। तो ये जितने भी, चाहे आइडियोलॉजिकल मामला हो, चाहे डेवलपमेंट का मामला हो, यूथ का मामला हो, ये सारी चीजें को समाहित करने की कोशिश की गई। और मुझे लग रहा है कि उनके भाषण में ऐसा, और जो बात हो रही थी, अभी अरविंद जी जैसे कह रहे थे कि उन्होंने वो लिख करके ले आए थे, लिख करके भाषण दे रहे थे। तो एक तो पहली बात ये कि उनके आसपास इतने सारे दिग्गज लोग थे कि कोई चीज ऐसी छूट न जाए या ना हो जाए, इसलिए उनका भाषण लिखित रहा होगा। और दूसरा ये कि सारे इशू आ जाए, कोई चीज छूट न जाए, इसलिए वो प्रिपरेशन के साथ है। नए नेता हैं, अभी बहुत यंग है, मतलब कम से कम पॉलिटिक्स के हिसाब से यंग है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट है बीजेपी के। तो मुझे लग रहा है वो सारा चीज ध्यान में रख करके मिस्टेक की गुंजाइश न छोड़ी जाए, इसलिए कि आजकल जिस तरह से चीजें बात का बतंगड़ बनती है, तो वो सब भी अवॉइड करने का एक बेहतर तरीका था कि और उसको उन्होंने बेहतर ढंग से प्रेजेंट किया। जी दीपक जी। बिल्कुल, आपने कहा लिखा हुआ भाषण पढ़ा उन्होंने, लेकिन लिखा हुआ भाषण पढ़ना अच्छी बात थी, एक अच्छी कोशिश थी। मेरे साथ संजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन दिलीप सर, आप मुझे बता रहे थे ब्रेक के अंदर कि वंशवाद को लेकर कई सारी टिप्पणियां कांग्रेस की तरफ से की जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो वंशवादी है ही नहीं, क्योंकि इनके पिता नवीन कुमार सिन्हा वो खुद भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे, कई बार के एमएलए थे, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए थे। तो क्या नितिन नवीन पर भी वंशवाद चिपकता है? देखिए, जो दो परिभाषाएं बताई जाती हैं कि भाई आप पेट से पैदा होते ही अगर उस कुर्सी के लायक हैं और मान लिया जाता है तो वो वंशवाद है। एक परिभाषा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते हैं। दूसरी परिभाषा कि भाई अगर आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि में है और उसके कारण से आपको तरजीह दी गई है, उसको आप क्या कहेंगे? तो ये बातें तो राजनीतिक बातें हैं, और विरोध और पक्षधर जितने भी विचार रखने वाले हैं इस पे तो चर्चा होती रही, क्योंकि बीजेपी में नवीन नितिन शायद पहले ही, मुझे लगता है पहले ही व्यक्ति हैं जिनके पिता भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव रहे, 2000 के शुरुआत तक एक्टिव रहे, उसके बाद ये चुनाव जीते और आज ये अध्यक्ष बने हैं। तो ये तो बातें आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि वंशवाद को लेकर नवीन नितिन जी को बहुत ज़्यादा सवाल इनके ऊपर नहीं उठेगा, इसलिए कि जिस तरह से इनका चुनाव हुआ है, जिस तरह से उनको लाया गया है, इतने कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में थे, और बहुत सारे नेताओं के नाम हमने सुना कि कौन कौन बन सकते हैं, कितने सारे नेताओं के नाम आए, उसमें से एक युवा व्यक्ति को पकड़ के पार्टी जो है आगे रखती है, और वो व्यक्ति जो सरल है, सहज है और समर्पित है, ये तीनों चीज़ें उनमें हैं। तो एक व्यक्ति के रूप में अगर नवीन नितिन को देखा जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के, ये चर्चा तो रहेगी, चर्चा क्योंकि पिता भारतीय जनता पार्टी में तो चर्चा तो रहेगी, और कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लिए जो भी इस तरह की पार्टियां हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी हमलावर रही है कि आप, जैसे अमित शाह जी ने खुद कहा अखिलेश जी को कि भाई आपके पार्टी को तो लोगों को पता है कि अगले अध्यक्ष आप ही बनेंगे, लेकिन ये तो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारे यहाँ समय इसलिए लग रहा है कि हमें एक प्रक्रिया के तहत किसी को चुनना है, और वो प्रक्रिया समय लगता है, इसीलिए तो उन्होंने जब देर हो गई थी पार्लियामेंट में, आपको याद होगा उस बयान को, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जितना हमलावर रही है, कई सारे अब भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेता हैं, कई सारे लोग हैं जो दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी में पार्टी को के प्रति समर्पित होकर काम कर रहे हैं। अब समर्पित होकर काम करने के कारण उनको, या सिर्फ पार्टी उनके पिता थे उस कारण पिता को तो नहीं बनाया गया था, पिता तो एक सामान्य कार्यकर्ता और एक सामान्य नेता के रूप में रहे, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे वो, तो इस लिहाज से इनके ऊपर वो चिपकेगा तो नहीं, लेकिन हमला जरूर होगा, मुद्दा बनेगा, हमलावर रहेगा विपक्ष, जिसके ऊपर अब तक भारतीय जनता पार्टी हमलावर रही है, तो वो क्यों छोड़ेंगे? उनके हाथ अगर कोई भी तथ्य लगेगा ऐसे चीज, तो वो भी बात करेंगे ही इसको लेके। ठीक है, संजय कुमार जी के पास चलते हैं। संजय कुमार जी, राहुल गांधी उम्र 55 साल, मल्लिकार्जुन खड़गे उम्र 83 साल, इसके अलावा नितिन नवीन उम्र 45 साल, क्या इंडिकेट करता है? ये जनरेशनल शिफ्ट है भाजपा के भीतर। भाजपा में दिग्गज चेहरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन भाजपा ने एक अभिनव प्रयोग कर दिया है, और ये प्रयोग करना बेहद आवश्यक है। जैसा मैंने पहले भी अंडरलाइन किया है कि 140 करोड़ के इस देश में अब युवाओं की तादाद बहुत बड़ी है, और उनकी भूमिका भी निर्णायक होते जा रही है।
यूथ का जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अगर 140 करोड़ के देश में भाजपा को, जहां वो नॉर्थ में बहुत मजबूत है और साउथ उसका टारगेट है, और साथ ही अगले 3 साल में लोकसभा का चुनाव भी है, तो अगर नितिन नवीन को सर्वोच्च पद पे लाया गया है तो सीधा सीधा भाजपा अब युवाओं से संवाद करना चाहती है और बेहतर कनेक्ट होना चाहती है। जैसा आपने अभी तुरंत रेखांकित किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे 83 इयर्स, तो भाजपा ने एक शानदार कार्ड चला है। भाजपा ने एक युवा को श्रेष्ठ सर्वोच्च पद पे बिठाया है आज, और इसके साथ ही जो है अब जो नए संगठन का गठन होगा सर्वोच्च लेवल पे और राज्य के स्तर पर भी और उससे नीचे जिला स्तर पर भी, तो कहीं न कहीं युवाओं को तरजीह मिलनी शुरू हो जाएगी। तो एक संपूर्ण संगठनात्मक बदलाव का भी ये संकेत हो सकता है कि जिला स्तर, राज्य स्तर और पूरे देश के स्तर पर युवाओं को तरजीह मिलेगी, और इस तरह से भाजपा अपना एक दूरगामी बेहतर ग्रोथ इंजन तैयार कर सकती है। तो युवाओं के जोश को लाकर भाजपा जो है अपने अगले 10 सालों की एक बेहतर रूपरेखा बना सकती है। अभी तुरंत जिस तरह से बंगाल के चुनाव हैं और साउथ पे भी नजर है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का भी है। तो टारगेट जितने भी अब हैं तुरंत, वो बड़े महत्वपूर्ण टारगेट्स हैं। फरवरी मार्च में वेस्ट बंगाल का चुनाव है और वहां नितिन नवीन को पूरी तरह 24/7 जूझना पड़ेगा। दक्षिण भारत में एंट्री के लिए, केरल में एंट्री के लिए भी नितिन नवीन को जूझना पड़ेगा, और उसी तरह उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण चुनाव में भी नीतीश नवीन की गंभीर जिम्मेवारी होगी। तो जैसे ही आज उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद को उन्होंने आज संभाल लिया है। उनके सामने चुनौतियों का ढेर भी है, लेकिन अभी हाल ही में नितिन नवीन कुछ श्रेष्ठ मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ मीडिया को ही लगता है कि ये कोई आश्चर्यजनक कदम लिया गया है, मैं तो इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं और मेरे आगे की कार्य की रूपरेखा भी तैयार है। यानी कुछ लोगों को भले ही लगता हो कि भाजपा ने कोई बड़ा प्रयोग किया है, लेकिन नितिन नवीन अपने पद के हिसाब से और अपने लक्ष्य के हिसाब से तैयार दिखते हैं। उन्होंने बंगाल और दक्षिण की यात्राएं शुरू कर रखी हैं, और मुझे लगता है कि एक के बाद एक सभी गंभीर प्रश्नों को वो बेहतर जवाब देने में सक्षम होंगे। उन्होंने कम एज से, युवा काल से अच्छा ट्रेनिंग लिया है। जब उन्होंने एंट्री की तो उनके पिता भी लगातार विधायक बनते रहे थे। बिहार में उन्होंने बेहतरीन नेताओं के साथ काम करने का अनुभव पाया है। अब उन्हें एक विशेष जगह मिली है, और मुझे लगता है कि वो इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। ठीक है, बड़ी बात दिलीप सर यहाँ पर ये है कि प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा कि अब नितिन मेरे बॉस है। क्या कहना चाहते थे प्रधानमंत्री? और उनका ये कहना है मेरी सीआर तो यही लिखेंगे ना, मैंने बता दिया कि क्या क्या काम मैंने करे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी की ये खास बात रही है, जब राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री थे और चुनाव 2013 के अगर याद हो तो उन्होंने कहा अभियान 14 वाला, तो अभियान खत्म होने के बाद बोला कि मैंने अपनी रिपोर्ट दे दी अध्यक्ष जी को, अपने बॉस को, कि हमने कहाँ क्या किया। अब उनका जो है, तो वो एक जो कल्चर है, जो संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी के, और उससे आप एक मैसेज भी देते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि अब प्रधानमंत्री सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े नेता हैं, सर्वोच्च नेता हैं, उनसे बड़े कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में आज नहीं है, तो उनको, और वो नीचे में कई ऐसे लोग हैं, दिग्गज हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं और बहुत उनका भी अपना जनाधार है। तो उन्होंने ये कह के दो चीज़ें, एक तो उन्होंने उस संस्कृति को कि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है, उस पद पे के पीछे आपको खड़ा रहना है, वही नेतृत्व करेंगे, उनके पीछे हम चलेंगे। और दूसरा, उन्होंने उन तमाम लोगों के भी, जब हमारे बॉस हैं तो बाकी सारे लोगों के लिए उन्होंने मैसेज भी दे दिया। तो ये दोनों चीज़ें हैं। लेकिन मुझे लगता है दीपक जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग जो चीज़ें होगी, इस समय दुनिया भर में एक अपहेवल है, राजनीतिक रूप से भी, और जो कई सारे कन्फ्लिक्ट जोन
पूरे दुनिया में हैं, कई तरह के अमेरिका जैसे डेमोक्रेसी में ट्रम्प साहब का जो कुछ चल रहा है अमेरिका में जो भी, और चाहे यूरोप में जो कुछ चल रहा है, मुझे लगता है भारत भी उसे अछूता नहीं है। और भारत के लिए जो भारत के पड़ोसी राज्यों में, राष्ट्र देशों में जो कुछ हो रहा है उससे भी भारत बिल्कुल सतर्क भी है। तो मुझे लगता है नवीन नितिन जो सबसे बड़ी पार्टी है, उनके अध्यक्ष बने हैं, युवा हैं, तो ये जो चुनौतियां हैं, जो नई चुनौतियां हैं, यूथ के कारण, ऊर्जावान रहने के कारण, वो समय ज़्यादा शायद मुझे लगता है दे पाएंगे, ज़्यादा एक राज्य से दूसरी बार राज्य तक हर जगह पार्टी को कनेक्ट करने में चुनौतियां रहेंगी, लेकिन परफॉर्मेंस भी उनका अगर देखेंगे, उम्र के कारण भी कह रहा हूं, और दूसरा कारण ये भी है कि जो उनका बिहार में एक जब नीतीश जी की सरकार बनी है, जो विकास का एक नए दौर के, उसके बाद खास करके 2005 से और 10 के बीच में देखें हम, और उन्होंने एक सड़क जो निर्माण मंत्री भी हैं वो, और उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है, बिहार में भी चीज़ें बेहतर ढंग से हुई है। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार का जो अनुभव है, पार्टी में युवा मोर्चा में थे उसका जो अनुभव है, और पूरी पार्टी का इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह और बाकी तमाम लोग उनके पीछे खड़े हो गए, यहाँ तक कि संघ उनके पीछे खड़ा है। तो जब इतने बड़ा संगठन आपके पास है, आपके पास इतनी सारी शक्ति का आपको इकट्ठा करके दिया है और आप ऊर्जावान हैं, तो इसका निर्माण जो है, जो चीज़ें आप उसको बेहतर करने में शायद वो सफल हो पाएँ। और यही हम लोग सोचते भी हैं कि वो सफल हो, बेहतर हो, उनके लिए भी और उनके पार्टी के लिए भी और देश के लिए भी। बिल्कुल, सब चाहते हैं सफल हो नितिन नवीन, सब चाहते हैं नितिन नवीन बहुत बेहतर ढंग से काम करें, सब चाहेंगे कि नितिन नवीन नई चीज़ों को अपने आप में, या उनकी जो नई मिलेनियल छवि जो उनकी है, उस छवि के साथ वो काम करें और कई सारे लोगों को पार्टी के अंदर जोड़ें, ताकि जो यूथ लीडरशिप है वो पार्टी के अंदर खड़ी हो सके। क्या ऐसा होगा, इस पर बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और क्या आने वाले समय में 60 से कम उम्र के 70% पदाधिकारी होंगे, इस पर भी बात करेंगे। देखिए दीपक जी, जब नितिन नवीन का ही खुद का चुनाव हुआ था, तो उस प्रक्रिया में बीजेपी ने लगभग 20 ऐसे लोगों के नाम सेलेक्ट किए थे, शॉर्ट लिस्ट किए थे, जिनमें से अध्यक्ष पद का चुनाव होना था। वो बैठक, वो बड़ा मामला था। आप ध्यान कीजिए, जब अमित शाह वहाँ इनके घर गए थे, नितिन नवीन के घर, तो ये बड़े सरप्राइज रह गए थे छठ पूजा के। तो अमित शाह का विजिट नितिन नवीन के घर हो, मतलब लोगों को उस समय नहीं समझ में आया, लेकिन बाद में लोगों को समझ में आया कि हाँ, ये उस तरह के कुछ नाम थे जिनके पास लोग हैं। तो कुछ नाम तो उनमें से आएंगे, और वो सारे यंग लोग थे, जो आपकी बात है 60 से नीचे वाला मसला है। तो वो नाम होंगे और उन पर काम ऑलरेडी हो चुका होगा, कुछ पर होगा, और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी उस टीम आ जाएगी, इसलिए कि काम शुरू करना है। काम बड़े हैं, काम बड़े मैं इसलिए कह रहा हूं दीपक जी कि अभी 2 सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इनके जिम्मे होगा, पश्चिम बंगाल और आसाम। आसाम में इनकी सरकार 2 बार की है, तीसरी बार बनाना है, वो एक बड़ी चुनौती है। पश्चिम बंगाल बड़ी चुनौती है, लगातार सारी कोशिशों के बावजूद चुनाव नहीं जीत पाए हैं। दीपक जी, मैंने चूंकि लिखा है, और एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे समझ में आती है, हालांकि कोई ये कहता नहीं, मानता नहीं है, लेकिन भारत में जाति के बिना राजनीति नहीं होती है। और भाजपा ने पहली बार एक ऐसी जाति पर दांव खेला है जिसका पॉलिटिकल बेस नहीं है। कम से कम यूपी और बिहार में लोग होते हैं कायस, लेकिन 1-1.5% से नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पश्चिम बंगाल में 13% से ज्यादा कायस्थ है। क्या बीजेपी के दिमाग में इस तरह की भी कोई बात थी? 13% किसी एक समुदाय का होना अपने आप में बड़ी बात है। तो क्या ये भी पश्चिम बंगाल में काम करेगा क्या? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बीजेपी के निर्णय लेने के बाद पता लगती है। और जो आप बात कह रहे हैं कि यंग लोगों को ले आएंगे, किन लोगों को ले आएंगे, यंग लोगों से ज्यादा जिन लोगों को ले आएंगे उनकी उपयोगिता कहाँ कहाँ हो सकती है। दक्षिण में उपयोगिता चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में उपयोगिता चाहिए, पश्चिम बंगाल में उपयोगिता चाहिए, यूपी में चाहिए। यूपी में भी तीसरी बार के लिए भारतीय जनता पार्टी जाएगी। हालांकि यूपी में बाबा अपने आप में बहुत प्रभावी दिखते हैं, लेकिन चुनाव में कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी भी कुछ है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर एक नया जनरेशन शिफ्ट की जो तैयारी थी, उस तैयारी का आगाज हो गया है। नितिन नवीन उसका चेहरा बने हैं। अब और भी बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे
जो संगठन में काम करने के लिए आगे आए, काम करना चाहते हैं, जिनमें क्षमता हो और जो संगठन को बेहतर ढंग से आगे और ले जाएं, इसलिए कि यहीं से बाकी और आगे की होगी। भाई इनके पास 3 साल 6 साल का कार्यकाल होगा, आगे कौन होगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां पर भी आपको नए लोग चाहिए होंगे, तो उनकी भी तैयारी करनी होगी। नॉर्थ ईस्ट में लोग चाहिए होंगे, साउथ में आपको नए लोग चाहिए होंगे जो आगे करें। आपने अन्नामलाई को लेकर के आया, लेकिन अभी वो अध्यक्ष नहीं है, दूसरा व्यक्ति लेकर के आप आए हैं। तो ये सारी तैयारियों के लिए मुझे लगता है कि वो रिफ्लेक्ट होगा जब नई टीम आएगी। जनरल सेक्रेटरी 7 नए आने हैं, 7 मुझे नहीं लगता कि 1-2 से ज्यादा रिपीट करने जा रही है बीजेपी। एक भी रिपीट करेगी या नहीं करेगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरा अपना मानना है कि 2 से ज्यादा रिपीट होने की संभावना कम है, जिसका मतलब 5 या 6 और नए चाहिए होंगे। वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये बदलाव का दौर है और बीजेपी ने उसको जिसको बोलते हैं सेट इन कर दिया है, मतलब वो शुरुआत कर दी। जी दीपक जी। बिल्कुल आपने सही कहा, बीजेपी ने उसकी शुरुआत कर दी है। और मैं यहाँ पर सर से जानना चाहूँगा, सर सबसे बड़ी चुनौती मुझे जो लगता है, तमिलनाडु तो है ही, पश्चिम बंगाल तो है ही, असम तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती मुझे उत्तर प्रदेश लगती है, क्योंकि जहां पर इस साल में, अगले साल इस वक्त तक वहां पे चुनाव शुरू हो जाएगा, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इनफैक्ट साल के आखिरी में ही सुगबुगाहट वहां की शुरू हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में छन छन कर खबरें आती हैं कि सेंटर से उत्तर प्रदेश के कुछ डिफरेंसेस हैं, तो नितिन नवीन वहां किस तरह से कोऑर्डिनेशन बना पाएंगे, वहां किस तरह से समन्वय कर पाएंगे, ये आपको नहीं लगता उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है? मुझे लगता है कि 2 चीज़ें हैं जो 2025 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी में, ये खबरें पहली बार नहीं आ रही हैं, इस तरह की खबरें पहले भी आती रही है कि वहाँ पे जो है सब कुछ, वहाँ मतभेद की खबरें आती रहती है कि चीज़ ऑल इज़ नॉट एज कोऑर्डिनेटेड एज इन अदर स्टेट्स, ये चीज़ें अन्य प्रदेश में है, तो ये रहता है हुआ। लेकिन चूंकि वहाँ पे सबसे बड़ा प्रदेश भी है, सबसे ज़्यादा सीटें भी है, एक मजबूत जनाधार के व्यक्ति भी है, हिंदुत्व के एक चेहरा भी है और एक परफॉर्मर भी है, तो जाहिर है इस तरह की बातें होंगी। लेकिन मुझे लगता है जो 2025 लोकसभा चुनाव में नुकसान बीजेपी को हुआ है, तो बीजेपी एज अ पार्टी, एक संगठन के रूप में उसको रिपीट नहीं करना चाहेंगे। तो मुझे लगता है उससे सीख लेते हुए यूपी फोकस्ड होकर चीज़ों को बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास ज़रूर होगा कि 2025 वाला चीज़ 2027 में रिपीट ना हो, उसके लिए तैयारी बेहतर होगी। एक चुनौती, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक चुनौती है, एक पॉइंट है, सबसे बड़ा राज्य भी है, अखिलेश यादव और मायावती दोनों वहाँ के मजबूत जनाधार के नेता भी है, कांग्रेस पार्टी भी, राहुल गांधी भी अभी उत्तर प्रदेश के दौरा पे वो शुरू हो चुके हैं, अब उनकी भी शुरुआत हो चुकी है। तो बीजेपी जो है वहाँ पे अपनी पार्टी को अपने और मजबूत करने के लिए मुझे लगता है काम करेगी, चुनौती को देखते हुए। एक जो वहाँ पे जो मुझे दिखता है, क्योंकि जब आपको पता है और आरएसएस और बीजेपी के तमाम नेता ने ये निर्णय एक साथ हुआ है नवीन नितिन को लेके, तो नवीन नितिन वहाँ पे समय भी देंगे और इस तरह की सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश भी होगी। और जाहिर है कि राजनीतिक पार्टी है, तो जब कद्दावर नेता होते हैं, जब जनाधार के नेता और मजबूत नेता होते हैं, और तो ये चीज़ें, तो मुझे लगता है दीपक जी जो आप कह रहे हैं उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी है बीजेपी के लिए। एक चुनौती है तो अपॉर्चुनिटी भी है, आप उसको कैसे लीड करेंगे। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से बीजेपी एक 24/7 365 डेज चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी बनते जा रही है और बन चुकी है, उसमें नवीन नितिन नए आए हैं, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करके देखेंगे कि इस तरह की कोई भी जो खटास है या जो गैप है, जो वहाँ पे कोई संभावित ऐसी अगर कन्फ्लिक्ट जोन भी है तो उसको भी खत्म करें। मुझे लगता है उस तरफ ज़्यादा काम होगा अगर ये चुनौती है तो। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, क्योंकि 13% कायस्थ बताए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। खुद नितिन नवीन कायस्थ समुदाय से आते हैं और कायस्थ जो हैं पश्चिम बंगाल के अंदर बड़े ओपिनियन मेकर्स, राय बनाने वाली चीज माने जाते हैं, राय बनाने वाला संप्रदाय माना जाता है। क्या इसका कोई संभावित फायदा संजय कुमार जी नितिन नवीन के जरिए पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है? हो सकता है। नितिन नवीन युवा हैं, संगठन में बेहतरीन कार्यकर्ता रह चुके हैं और कार्यकर्ता से फिर धीरे धीरे विधायक, फिर मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अब आज बन चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये जो समुदाय है, ये सिर्फ परसेंट की बात नहीं है। भारतीय
हम लोगों के पार्लेंस में ये जाना जाता है कि कास्ट जो है वो सिर्फ कास्ट नहीं है, ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट कास्ट है। तो ये एक इन्फ्लुएंसर का भी काम कर सकता है, ये एक बेहतरीन कम्युनिकेशन का काम कर सकता है। तो 13% तो एक मास प्रेजेंस है, उसका असर तो होगा ही। लेकिन कास्ट जो है एक बड़ा ही प्रबुद्ध वर्ग भी होता है और उससे मैसेज डिलीवरी में भी मदद मिलेगी। लेकिन उसके अलावा जो लार्जर चीजें हैं पश्चिम बंगाल में, ये बड़ा ही नेक एंड नेक बैटल होना है। उस नेक एंड नेक बैटल में ज्यादा ऊर्जा चाहिए, दिन रात 24/7 का वर्क चाहिए भाजपा के। और जो संघ के कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता अब पश्चिम बंगाल के जिले, गांव, प्रखंड तक पहुंच चुके हैं। वहां उनका एक व्यापक फैलाव तुरंत हो चुका है। ये प्रक्रिया बिहार चुनाव के तुरंत बाद शुरू हुई है और अब वहां बड़े बड़े कार्यक्रम होने हैं। वहां तुरंत ही लगता है कि एक संतों का बड़ा जमावड़ा कलकत्ते में जल्द होने की संभावना है। तो ये जो बड़े कार्यक्रम होंगे, जो गांव ब्लॉक स्तर से कलकत्ते तक के बड़े बड़े वो चुनावी सभाएं होंगी, तो उसमें नितिन नवीन एक बड़ा रोल कर सकते हैं। वो युवा नेता है, आरएसएस के सधे कार्यकर्ता रह चुके हैं और पार्टी ने उन्हें सर्वोच्च पद दिया है। तो उनके युवा होने का, युवाओं से कनेक्ट होने का और उनके कायस्थ होने का जो फैक्टर है, वो सब मिलकर भाजपा को एक बढ़िया टक्कर देने में वहां उन्हें मदद मिलेगी। और संभव है कि भाजपा वहां इस बार सरकार बनाने की जुगत में लग जाएगी। तो पहला चैलेंज को कन्वर्ट करके वो आगे बढ़ना चाहेंगे। पहला चैलेंज उनके सामने पश्चिम बंगाल ही है और बेहतर प्रदर्शन की पूरी तैयारी चल रही है, उसमें इनकी बड़ी अग्रिम भूमिका हो सकती है। और पश्चिम बंगाल की बात अगर करी जाए तो एक ऐसा राज्य है जिसने भारतीय जनता पार्टी को बहुत, अगर मैं कहूँ बड़े सामान्य भाषा में, बड़ा तड़पाया है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश करके भी पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार नहीं बना पाई है। लेकिन सर, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की आज की स्पीच की, नितिन नवीन की आज की स्पीच की, तो दोनों ने उस वर्ग को छुआ है जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कमिटेड वोटर है। वो है कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने वाला लाभार्थी। इसकी बात नितिन नवीन ने भी की है, इसकी बात प्रधानमंत्री जी ने की है। चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो LPG गैस हो, चाहे वो जनधन का खाता हो, इस वर्ग की बात करना भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं भूलती है? क्या उनको लगता है कि एक स्ट्रांग वोट बैंक है जो उनके पीछे खड़ा हुआ है? देखिए, एक स्ट्रांग वोट बैंक भी है और एक स्ट्रांग जो काम हुआ है जिस क्षेत्र में, चाहे आप बैंकिंग, कभी भी आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल सवाल होता था। जनधन अकाउंट ने वो तमाम चीज़ें बिल्कुल एक नए बने, उसको मैं क्रांतिकारी परिवर्तन मानता हूँ। आज जो आप UPI में नंबर 1 है, तो और किसान को डायरेक्ट बेनिफिट देना, जो राजीव गांधी की जो पीड़ा थी उसको अगर किसी ने ख़त्म किया तो नरेंद्र मोदी ने ख़त्म किया, आगे सीधा उनके खाते में गए। ये वो चाहे उज्ज्वला योजना हो, लोगों के गैस, एक ऐसा कनेक्शन, गैस कनेक्टिविटी, आपको याद होगा कि किस तरह से लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाइन लगते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अलग से कोटा होता था, कूपन मिलता था। तो ये वो चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को, जो शहरी पार्टी, ब्राह्मण और बनिया की पार्टी जो थी, उस छवि से निकाल करके एक कॉमन मैन, एक आम व्यक्ति, एक आम मतदाता, एक आम लोगों की पार्टी बनाने में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान आप इसको कह सकते हैं। और ये एक मजबूत स्तंभ है भारतीय जनता पार्टी के जनाधार का, और ये और बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए दोनों लोगों ने उसको चिन्हित किया, अंडरलाइन किया, कि ताकि पार्टी के वर्कर उन चीज़ों को लेके ज़मीन तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे। और जनता तक पहुंचना पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।